आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। वालू सनत इलाके में हुई डाकाजनी के छठे मुलजिम को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर मुलजिम ने किया था जानलेवा हमला। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम की मौत, पुलिस महकमे की वजाहत। मगर महलूक के रिश्तेदारों ने बताया उसे फेक इनकाउंटर और लगाया पुलिस पर कत्ल का इल्ज़ाम। पेठेनगर इलाके के 15 मीटर DP रोड में हायल रुकावटों पर आज म्युनिसिपल अमले ने की कार्रवाई। 6 पुख्ता इमारतों समेत कच्चे मकानात और चबूतरों का किया गया सफाया। मानसून की आमद से कबल काश्तकार तुखमरेजी न करें, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के अलावा एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट की अपील। उजलत करने पर फसलों को पहुंच सकता है बड़े पैमाने पर नुकसान, माहिरीन का ख्याल। और 10वीं बोर्ड इम्तहानात के नतीजे जाहिर करने के बाद 11वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दही का सिलसिला जारी। कई मकामात पर वेबसाइट स्लो होने के सबब दरख्वास्त दही में तलबा को परेशानियों का सामना। दूसरे तीसरे राउंड तक की जा सकती है दरख्वास्त दही, लिहाजा तलबा और सरपरस्त परेशान न हो, इंतजामिया की अपील। खबरें तफसील से। नाजरीन, कुछ दिनों कबल वालू सनती इलाके के एक सनतकार के बंगले पर डाका पड़ा था। इस वारदात में मुलविस 5 मुलजिमीन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। जब छठे मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस मुलाजमीन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी तरह उन पर गोलियां बरसाईं, जिस पर पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और इस जवाबी कार्रवाई में मुलजिम की मौत हो गई। इस तरह की वजाहत पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की जानिब से की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वालू सनती इलाके में एक सनतकार के बंगले पर डाका डाला गया था, जिसमें डकैत संतोष लड्डा के मकान से 8 किलो सोना और 40 किलो चांदी के ज़ेवरात समेत नकद रकम लूट कर फरार हो गए थे। इस डाके में मुलविस 5 मुलजिमीन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और छठे मुलजिम अमोल खोदकर की पुलिस को तलाश थी। जब क्राइम ब्रांच के अमले को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि मुलजिम वालूज में रूपोश है, लिहाजा वो उसे गिरफ्तार करने की गर्ज से वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और उन पर गोलियां बरसाई, जिस पर पुलिस की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। इस ज़िमन में तफसीली मालूमात पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने आज सहाफ़ियों को दी। दिनांक 15ला छत्रपती संभाजीनगर मध्ये MIDC वाळूंज पोलीस स्टेशनमध्ये एक दरोड्याचा गुन्हा दाखल झालेला होता। त्याच्यामध्ये श्री संतोष लड्डा यांच्या बंगल्यावरती रात्रीच्या सुमारास 2 ते 4च्या दरम्यान 6 आरोपींनी येऊन त्यांच्या वॉचमनला बांधून वेपनचा धाक दाखवून त्यांच्या घरातून, कारण की त्यावेळी ते परदेशी बाहेर गेलेले होते, त्यांच्या घरातून जवळपास 5.5 किलो सोनं, त्याचबरोबर 32 किलो चांदी आणि 70,000 रुपयाचा ऐवज हा दरोडा घरून पळून नेलेले होते। या अनुषंगाने क्राइम ब्रांचकडून त्याचबरोबर स्थानिक पोलीस स्टेशन आयुक्तालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या विविध 10 टीम तयार करण्यात आलेल्या होत्या आणि जे काही इन्फॉर्मेशन होत्या गुन्हेगारांच्या बाबतीमध्ये, तसेच काही टेक्निकल अनालिसिस आहे, त्याचबरोबर जे CCTV फुटेज आहे, जवळपास 350च्या वर CCTV फुटेज छत्रपती संभाजीनगर त्याचबरोबर मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यामध्ये आम्ही तपासलेलं होतं आणि अनुषंगाने 6 आरोपी जे आहेत त्या गुन्ह्यामध्ये निष्पन्न झालेले होते। त्याच्यापैकी 5 आरोपी हे काल क्राइम ब्रांचने आणि त्यांच्या टीमने हे पकडलेले होते। 6वा जो आरोपी आहे जो काल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमोल खोदकर हा साई गार्डन साजापूर MIDC या ठिकाणी येणार असल्याची माहिती क्राइम ब्रांचच्या टीमला मिळालेली होती। आमची काही टीम बीडला होत्या, काही जालन्याला होत्या, इतर ठिकाणी पण होतात। त्याचबरोबर ही एक टीम जी होती त्याला माहिती मिळाल्यानंतर आमचे रवी दत्तात्रय गच्चे API त्याचबरोबर त्यांचे कर्मचारी त्या ठिकाणी गेलेले होते। आरोपींनी त्या ठिकाणी आल्यानंतर गाडीला आमचे अधिकारी कर्मचारी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ते कुठल्याही प्रकारे सरेंडर झाले नाही, परंतु आमच्या अंमलदारांच्या अंगावर त्यांनी गाडी घातलेली होती। त्या अनुषंगाने त्यांनी फायर पण केलेला होता। आमच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तरादाखल दिलेल्या फायरिंगमध्ये जो आरोपी आहे, ज्याचं पूर्वीचं गुन्हेगार रेकॉर्ड आहे, अमोल खोदकर,
हा जखमी झाला. त्याच्या उजव्या दंडावरती मागच्या बाजूला ती गोळी लागलेली होती गाडीत असताना. त्याच्याबरोबरती त्याची गर्लफ्रेंड पण होती, आफिसा उर्फ खुशी नावाची. ती पण गाडीत मागच्या बाजूला बसलेली होती. आणि त्यानंतर आमच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला हॉस्पिटल घाटीला ॲडमिट केलेलं होतं आणि नंतर त्याला डॉक्टरांनी मयत घोषित केलेलं आहे. त्या संदर्भामध्ये पोलीस स्टेशनचा गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पोलीस आज आरोपींना कोर्टापुढे प्रोड्यूस करून PCR घेऊन गुन्ह्यात गेलेला माल जो है तो रिकवर करना है। मगर महलूक अमोल खोदकर के रिश्तेदारों ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए और कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इस कार्रवाई को इनकाउंटर बताया जा रहा है, जबकि ये फेक इनकाउंटर है और पुलिस मुलाजमीन ने अमोल खोदकर का कत्ल किया है। अमोल खोदकर के मैं पिताजी हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा शक सुबह, एक बेटी है मेरी और मैं हूँ, इसके अलावा घर में कोई नहीं है। तो 5:30 बजे आके चक करके वो 10-20 पुलिस वालों ने आके पूरा चेक करे, पूरा घर ढूंढ ले, कुछ मिला नहीं घर में, सब सामान उठा के फेंक दिए इधर उधर। 10-12 सेना ले ली हमारे बच्ची से और उसके बाद में हमको बोले कि तुम्हारा बेटा एडमिट है घाटी में, ज़रा सीरियस है। तो हम यहाँ देखने को आए तो बोले वो एक्सपर्ट हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, पुलिसों ने मार डाले। अरे भाई तुमको किसने बोला मारने का? हाँ, मारो ना, एक छोड़ के 10 गोले मारो, कमर से नीचे पैर में मारो। गुनेगार साबित हुआ नहीं, ठीक है, तुम्हारा कौन सा गुना है क्या है मालूम नहीं। सीधी बात ये है, ये कोई भी कंपनी के मालिक से दुश्मनी थी इनकी कुछ भी, तो ये इन्होंने पुलिस वालों को बेच दिया 2-3 करोड़ रुपए और उन्हें ख़त्म कर दिया। 2-3 कंपनियाँ बोल गया। सुबह उनकी बातचीत चल रही थी, पुलिस आपस में बोल रहे थे तो मैंने सुन लिया था। तो ये इनकाउंटर हुआ है नॉमिनल, उन्हें बोला चला रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। हाँ, पुलिस वाले पहले जमा हुई हुई एक बंदूक होंगी पुलिस स्टेशन में, ये बंदूक थी, इससे हमको गोलियां मार रहा था, ऐसा बोल सकते। चीज भी उनकी, पट भी उनकी रहती ना, डिपार्टमेंट उनका है ना, उनके डिपार्टमेंट का हर आदमी उनको सपोर्ट करेगा। तुमको भी नहीं करता, मेरे को भी नहीं करता, किसको नहीं करता। ये सिर्फ आवाज़ उठाएगा तो ये उठाएगा मीडिया, दूसरा नहीं उठाता। तो मैं हमारा 100% हमारी बच्ची सुबह से रो के परेशान है। हम जब से देखे, जब से उसको छाती में गोलियां मारे हुए, 4 मारे के 5 मारे। हमारा इतना कहना है कि वीडियो में उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि हमको मालूम पड़े 10 गोलियां मारे कि 5 मारे। नाक में खून है, आंखों में खून है, मुंह में खून है, कान में खून है। शादीशुदा नहीं है वो, शादीशुदा नहीं। ये देखो सुनो, अब चलते आदमी गिर गया और गिरने वाले को उठाया तो वो गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह नहीं, गुने में डाल दिए थे उसमें भी। ऐसी एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी ने गुने में डाल दिए थे। उस कपड़े के व्यापारी रेप केस करने के वास्ते एक लड़की को ले जा रहा था। वो लड़की ने हमारे बेटे को फ़ोन करा, हमारा बेटा जाके वो लड़की को बचा के लाया, वो बच्ची को बचा के लाया। फिर वो कपड़े के 3-4 दुकान का मालक था, उन्हें वहाँ पुलिस में कंप्लेंट दिया। मेरे 2 लाख थे, मेरे 4 लाख थे, मेरे 5 लाख थे, ऐसे थे वैसे थे। हमारे बेटे ने सिर्फ उसको मारा, कपड़े फाड़ा, रोड पे फेंक दिया और मेरा बेटा घर को आ गया। इतना है, ये गुनाह है कि उन्हें रेप करने वाली बेटी को बचाया, बच्ची को बचाया। मेरा नाम बाबूराव श्रावण खोदकर। सर, हे एन्काउंटर नसून ही सुपारी दिलेली आहे। माझं स्पष्ट मत आहे, त्याला मुद्दामून मारण्यात आलेलं आहे। एक श्रीमंत माणूस आहे, तो कोण आहे मला माहिती नाही, कारण की मला 1 महिना आधी माझ्या भावाने सांगितलं होतं की जर मी घरी परत नाही आलो तर समजायचं मला मारून टाकलेलं आहे। एक खूप श्रीमंत माणूस आहे, मोठा उद्योजक आहे, त्यांनी माझी सुपारी दिलेली, मी कधीही मरू शकतो असं म्हणून तो मला गेलेला आहे। तू घरी यायचा व्यवस्थित होता, महिनाभर एकदम ओके होता। रविवारी पण घरी आला तो संध्याकाळी, रविवारी घरी येऊन आम्ही बोलून चालून नंतर गेला तो संध्याकाळी, जवळपास 8-10च्या वेळेस गेला असेल तो दरम्यान, ठीक आहे। पण तो गेल्यानंतर मला हे कल्पना नाही का हे सगळं घडणार, त्यालाही माहिती नव्हतं हे सगळं घडणार, कारण की ह्या लोकांनी अचानक येऊन त्याला त्या हॉटेलवरच तो बसल्या जागी त्याला शूट केलेलं। कधी केलं? आज रात्री बनाव दाखवला तो कसा आहे? सर, यांना बनाव दाखवायला काहीच जड जात नाही। पहिली गोष्ट, गन प्लांट करू शकतात, गाडी प्लांट करू शकतात, अजूनही एव्हिडन्स प्लांट करू शकतात। फक्त मला म्हणायचं आहे की सीबीआय चौकशी करा, सगळं माहिती होईल। यांना नका चौकशी करू देऊ, हे चुकीची चौकशी करतील, यांच्याकडनं चौकशी काढून घ्या। सराईत गुन्हेगार सर तो नव्हता, छोटे मोठे क्राईम माणूस प्रत्येकी छोट्या मोठ्या कमी वयामध्ये करतो। त्याच्या आधी खूप जवळपास 20 वर्ष आधी छोटे मोठे त्याच्यात काहीतरी होते, मारामारीचे असतात ना केसेस, असे होते। सराईत गुन्हेगार नव्हता तो। कोविड पासून आम्ही व्यवसाय चालू केला होता आमच्या घरामध्ये,
हॉटेलचा. आमची पडेगावला पाटील भाऊ नावाची हॉटेल होती, 5-6 वर्ष चालली. कोणी पडेगावमध्ये सांगेल तुम्हाला. त्याची स्वतःची हॉटेल होती, त्यांनी चालवली. आयसर्स होत्या त्याच्याकडे 2, त्या पण तो चालवायचा. आणि 2 4 व्हीलर्स होत्या, त्या पण तो भाड्यावर म्हणजे ड्रायव्हर लावून चालवायला दिलेला. तो व्यावसायिक माणूस, त्याच्याकडे पैसा लत्ता भरपूर पडलेला असा माणूस. चोरीही करत नाही, सराईत गुन्हेगारही राहत नाही. तो काम धंदे करून पैसा कमवायचा, हे सगळ्या गावाला माहिती आहे सर. इथं आल्यानंतर मला आता 1-2 तास आधी माहित पडलं. कारण मला सकाळी घरात घुसले ते माझ्या जवळपास 5-5:30च्या दरम्यान 25 ते 30 जण माझ्या घरात घुसले. एक लेडीज होती, बाकी सगळे माणसं होते. ते घरात आल्यानंतर ते म्हणे आम्हाला झडती घ्यायची. म्हटलं ठीक आहे घ्या. मी कोऑपरेट केलं पोलिसांना, सगळ्यांना घ्या म्हटलं. काय बघायचं ते बघा. त्यांनी 2 तास पूर्ण झडती घेतली. घरात काही भेटलं नाही त्यांना. घरात त्यांनी झडती घेऊन निघून गेले. जाताना माझ्याकडनं 3-4 पेपरवर 8 ते 10 सह्या घेतल्या. म्हणलं ठीक आहे पोलिसांचं प्रोसिजर असेल, मी देऊन टाकल्या सह्या. आणि पोलिस म्हणलं कॉपरेट करू. मी फक्त एवढंच विचारलं की म्हणलं काय झालं. त्यांनी मला लवकर सांगितलंच नाही. शेवटी मी जाताना म्हटलं सर तुम्ही माझ्या घरात आले, झडती घेतली, सगळं झालं, आता मला सांगा काय झालं. म्हणजे तो तुमच्या भावाने चोरी केली. म्हटलं ठीक आहे, मग तो कुठे आहे, तो चोरी केली तर. म्हणजे त्याला थोडंसं इथं खर्चटलं म्हणे, तो हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे. मी त्याला बघायला ते 10 वाजता जवळपास 9-9:30 ते 10च्या दरम्यान आलेली आहे. पूर्ण दवाखाना मी बघितला, अपघात विभाग पूर्ण बघितला, तो तिथे नव्हता. मी विचारलं, म्हटलं अशा नावाचा माणूस कुठे आहे. त्यांनी मला ते शवचिकित्सा गृहामध्ये पाठवलं. इथे त्याची बॉडी पडलेली आहे, पूर्ण शरीरावर रक्तच रक्त आहे. नाकातून, तोंडातून, डोळ्यातून पूर्ण रक्त निघालेलं आहे. सर त्यांनी गाडी समोरून टाकली ना, मग यांनी समोरून गोळ्या मारल्या असतील ना. गोळ्या इथून कसं काय लागल्या, इथं कसं काय लागल्या. आत्मरक्षण असं कसं केलं त्यांनी. आत्मरक्षणाला पोलिसाला ट्रेनिंग असते, पायावर गोळी मारायची म्हणजे आरोपी खाली पडतो. ही पोलिसांना एकदम वेल ट्रेन असतात ते, त्यांना अंगावर गोळी मारायचीच नसते. पायाच्या खाली, कमरेच्या खाली, कुठेही थाईजला, इथे कुठेही गोळी मारू शकतात ते. हो, स्पष्ट मर्डर आहे हा, स्पष्टपणे मर्डर आहे. मला न्याय हवा आहे. सीबीआय चौकशी करा, काय करा, मला माहित नाही कोणी मारला नाही. मी तेवढी स्वीकारणार नाही. मी इथेच बसून राहणार. मी अन्न त्याग करते. जोपर्यंत मला न्याय मिळणार नाही किंवा कुठलाही मला पुरावा भेटत नाही की का, कुणी, कसं मारलं, मी इथून हलणार नाही. नाजरीन, किसानों और देही अवाम को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ इनफरादी स्कीमात चलाई जाती हैं, जिसके तहत आज से 3 साल कबल कन्नड़ पंचायत समिति ने भी कई अफराद की दरख्वास्तें मंजूर की थी और इमदादी रकम मिलने की उम्मीद पर उन लोगों ने कर्ज लेकर अपने काम मुकम्मल कर लिए। लेकिन 3 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें स्कीमात की रकम नहीं मिली, जिस पर उन्हें इंसाफ दिलाने की खातिर बीजेपी की जानिब से आत्मक्लेश आंदोलन किया गया। इस ज़िमन में बीजेपी के नायब ज़िला सदर काड़े ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में पंचायत समिति कन्नड़ के तहत बेशतर किसानों को अपने खेतों में कुएं खुदाई, भैंसों के गोठे, शजरकारी, खेत तालाब, घर कुल और पानंद रास्तों के लिए इनफरादी फाइलें मंजूर की गई थीं, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा इस उम्मीद पर अपने जेवर और ज़मीनें गिरवी रख कर कर्ज हासिल किया और ये काम मुकम्मल करवाए। उन्हें उम्मीद थी कि आइंदा 2 से 3 महीनों में उन्हें इस स्कीम के तहत माली इमदाद मिल जाएगी और वो अपने कर्ज अदा कर पाएंगे। लेकिन 2 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें अब तक माली इमदादी रकम नहीं मिल पाई है, जिसके सबब वो परेशान हो उठे हैं। लिहाजा मुताल्लिका किसानों की इमदादी रकूमात के हुसूल के लिए बीजेपी की जानिब से आत्मक्लेश आंदोलन किया गया। इस एहतजाज में सुनील निकम, कैलाश जाधव, श्रीराम दादा जंगले, राजेंद्र भोजने और बीजेपी के दीगर ओहदेदारान समेत मुतासरा किसान और साकिनान शामिल थे। पदाधिकारी आत्मक्लेश आंदोलन करण्यासाठी या पंचायत समितीच्या पायऱ्यावर उभा आहोत। गेल्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विहिरीच्या गोठ्याच्या प्रमाणे आल्यात, परंतु त्याच्या यंदा झाले नाहीत, वर्कआउटर झाले नाहीत आणि ते ऑनलाईन न झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना पैसे आले नाहीत। ह्या शेतकरी आज ठगला गेलेला आहेत। त्याच्या शेतकऱ्याच्या हक्काच्या पैशासाठी आम्ही हे आज इथे आत्मक्लेश आंदोलन करत आहोत आणि बीडीओ साहेबाला आम्ही सांगितलंय की तुम्ही जर मंजूर केल्यात त्याच्या 80% विहिरी, गोठे, वृक्ष लागवड, घरकुल, पांदन रस्ते हे आम्हाला लेखी द्या आणि लेखी दिल्यानंतर आम्ही आंदोलन स्थगित करू किंवा पुढे याचं काय शासनाकडे कसा पाठपुरावा करायचं ते करू। परंतु त्यांनी आज मधून निरोप आला की आम्ही तुम्हाला लेखी देऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही आज हे आंदोलन सततपणे पुढे चालवतो। नाजरीन, सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज़ की स्लाइन आउट हो गई, जिस पर उसके रिश्तेदार मुश्तइल हो उठे और मुताल्लिका डॉक्टर
वो मरीज़ के मुश्तइल रिश्तेदारों के दरमियान तू मैं हो गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज एक मरीज़ की स्लाइन आउट हो गई थी, लिहाजा वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर ने दोबारा स्लाइन सेट लगाने की कोशिश की, जिस पर मरीज़ के रिश्तेदारों और डॉक्टर के दरमियान कुछ तू मैं हो गई और डॉक्टर के सख्त रवैये के सबब मरीज़ के रिश्तेदार भी मुश्तइल हो उठे। लिहाजा उन लोगों ने डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद दीगर स्टाफ मेंबरान और सिक्योरिटी अमले ने मुश्तइल रिश्तेदारों के चुंगल से आज़ाद करवाया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर आज म्यूनिसिपल अमले ने कार्रवाई की और पेठे नगर इलाके के 15 मीटर डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर कर दी। वाज़ेह रहे कि भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके के शुमाली हिस्से में मौजूद पेठे नगर इलाके के 15 मीटर डीपी रोड में हायल कच्चे पक्के मकानात और दीगर रुकावटें दूर करने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका शोबे को दी, जिस पर आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष बाहुले और असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और डीपी रोड में हायल 6 आरसीसी की इमारतें, चबूतरे और कच्चे मकानात हटा दिए। ये कार्रवाई बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुकेश खड़से, अरविंद देसाई, सागर श्रेष्ठ, अशोक कदम, जेसीबी ड्राइवर गणेश दराड़े और नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों समेत गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते के मुलाजमीन ने अंजाम दी। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की मुनासिबत से शहरियान सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिल खोल कर अतिया करें, ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने शहरियान से की है। नाजरीन, हमारे मुल्क की सरहदों पर आर्म फोर्सेस 24 घंटे खिदमात अंजाम देती रहती हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने ख़ानदान वालों से दूर मुल्क की हिफाजत करते रहते हैं और अपने दुश्मनों को सरहद में दाखिल होने नहीं देते। वक्त पड़ने पर वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। लिहाजा फौजियों का हौसला बढ़ाने और उनके सम्मान में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर मुनक़िदा तक़रीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस तरह की अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सोल्जर्स वेलफेयर फंड के लिए बड़े पैमाने पर शहरियान अतिया दें। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपण वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्या देशावर आपली प्रेम, आपली भक्ती व्यक्त करत असतो। सध्या आपण डीपीच्या माध्यमातून, स्टेटसच्या माध्यमातून देशप्रेम व्यक्त करत असतो, पण एवढ्यावरच थांबून आपल्याला चालणार नाही। आपल्याला काहीतरी कृती सुद्धा करावी लागणार आहे आणि त्यासाठी मी आपणा सर्वांना विनंती करतोय, सशस्त्र सेना ध्वज दिन निधीसाठी आपण सर्वांनी सरळ हाताने मदत करायची आहे। जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या मार्फत हा निधी संकलनाचं काम सुरू आहे आणि आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी मोठ्या प्रमाणामध्ये जमा करत आहोत। आपणास या संदर्भात काही माहिती हवी असल्यास मोबाईल नंबर 9045677730 यावर आपण संपर्क साधू शकता किंवा या आव्हानासोबत दिलेल्या QR कोडद्वारे सुद्धा आपण या ध्वजनिधीला आपण मदत करू शकता। त्याचबरोबर महाराष्ट्र बँकेमध्ये या ध्वज दिनाचा एक अकाउंट आहे, त्या अकाउंटवर सुद्धा आपण पैसे टाकू शकता। महाराष्ट्र बँकेचा अकाउंट नंबर आहे 201173699193। याचा IFSC कोड आहे कॅपिटल MAHB 4 वेळा 0152 MAHB 000152। तर माझी समस्त जिल्हावासियांना विनम्र आव्हान आहे की आपण या सशस्त्र सेना ध्वज दिन निधीला सरळ हाताने मदत करा, भरघोस निधी या ध्वज दिनीला द्या आणि आपलं देशभक्ती, आपलं देशप्रेम व्यक्त करा। धन्यवाद। नाजरीन, इन दिनों हमारे ज़िले में भी बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है, जिसके बाद किसान अपने खेतों में बोआई की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने अपील की है कि फ़िलहाल बोआई में किसान हरगिज़ उजलत न करें, क्योंकि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है और मानसून से कबल हुई बेमौसमी बरसात के बाद की गई बोआई फसलों के लिए
नुकसानदेह हो सकती है। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। सद्यस्थितीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्ह्यामध्ये वृष्टी झालेली आहे, पाऊस चांगला झालेला आहे, म्हणून शेतकरी बांधव काही ठिकाणी पेरणीची घाई करत असल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे। कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झालेली आहे, हवामान तज्ज्ञांशी चर्चा झालेली आहे। हा जो पाऊस आहे हा मान्सूनचा पाऊस नाही आहे आणि हवामान खात्याने जो अंदाज वर्तवलेला आहे त्यामध्ये आता 27 मे नंतर 5-6 जून पर्यंत कोरडा हवामान असणार आहे, पाऊस त्यामध्ये नसणार आहे आणि त्यामुळे आता जर आपण पेरणीची घाई केली तर नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी बांधवांना कृषी विभागामार्फत आणि आमच्यातर्फे विनम्र आव्हान आहे की आपण आताच पेरणीची घाई करू नका। मान्सून आत्ता राज्यात आलेला आहे, तो आपल्या जिल्ह्यामध्ये येऊ द्या, 1-2 चांगल्या पद्धतीचे मान्सूनचे पाऊस पडू द्या आणि त्यानंतर जेव्हा मृदा ही पूर्णपणे पेरणीसाठी सक्षम होईल त्यावेळेसच आपण कृपया पेरणी करावी। आता जमिनीत पाणी साचलेलं आहे किंवा ओलावा निर्माण झाला आहे म्हणून जर आपण घाई केली तर आपल्याला दुबार पेरणीला सामोरं जावं लागेल आणि हे आपल्याला परवडण्यासारखं नाही। म्हणून जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे की पेरणीची घाई करू नका, प्रतीक्षा करा, मान्सूनचा चांगला पाऊस होऊ द्या आणि त्यानंतरच आपण पेरणी करा। या संदर्भात आपल्याला काही शंका असेल किंवा आपल्याला काही मार्गदर्शन हवे असेल तर आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी आपण संपर्क साधावा आणि शंकेचं निरसन करूनच आपण आपली पावलं उचलावीत। धन्यवाद। इलाकाई एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट प्रकाश देशमुख का मानना है कि अभी मानसूनी बरसात का आगाज नहीं हुआ है, फिलहाल बेमौसमी बरसात हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अभी मानसून का आगाज होने में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बेमौसमी बारिश का पानी फसलों की बोआई के लिए ठीक नहीं होता। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो बोआई में उजलत हरगिज न करे, क्योंकि बोआई कर ली जाए और फिर बारिश ना हो तो उसका नुकसान फसलों को होने का खदशा रहता है। उसी तरह फसलों को मुख्तलिफ बीमारियां लगने का भी डर है, लिहाजा किसान मानसून की आमद का इंतजार करे और मानसून के आने तक खेतों पर मशक्कत करके उसे बोआई के लिए तैयार करें। नमस्कार, मी प्रकाश देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर। प्रामुख्यानं शेतकरी बांधवांना एक आवाहन विभागातर्फे कृषी विभागातर्फे करणं आवश्यक वाटतं मला। सध्या अवेळी किंवा अवकाळी पाऊस आपण ज्याला म्हणतो आणि खूप तीव्रतेचा पाऊस किंवा खूप जास्त क्वांटिटीचा पाऊस, घनतेचा पाऊस सध्या मागच्या 8-10 दिवसापासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये सर्व दूर चालू आहे। पण हा पाऊस मान्सूनचा पाऊस नाहीये, तर हा पूर्व मान्सूनचा अवकाळी पाऊस आहे। त्याच्यामुळं माझी सर्व शेतकरी बंधूंना विनंती राहील की कृपया पेरणीची घाई कोणीही शेतकऱ्यांनी करू नये। मार्केटमध्ये सगळं बियाणं प्लेस झालेलं आहे, बियाणं उपलब्ध आहे, चांगली ओल झालेली आहे, म्हणून शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये। कारण कालच एक IMDचं फोरकास्ट आलंय की 28 पासून ते 5 जून पर्यंत आपल्याकडे कोरडं वातावरण राहणार आहे। अशा वेळेस जर परत आपल्या घाईमुळे जर दुबार पेरणीचं संकट जर शेतकऱ्यांवर आलं तर ते फार मोठी जिकिरीची अवस्था शेतकऱ्यांची होती। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी 7 जून नंतर आपण जे मृग नक्षत्र म्हणतो ते मृग नक्षत्र सुरू झाल्यावर आणि 2 चांगले पाऊस पडल्यानंतर आणि जमिनीमध्ये साधारण 4 ते 5 इंच ओल गेल्यानंतरच प्रत्यक्ष पेरणीला सुरू करावी, एवढंच आव्हान मी सर्व शेतकरी बंधूंना करू इच्छितो। आता सध्याची जी अवकाळी पावसाची परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये मी आताच सांगितल्याप्रमाणे खूप जास्त पाऊस आपल्याकडे पडला आहे। त्याच्यामुळे प्रामुख्याने उन्हाळी हंगामामधली जी पिकं होती आपल्या जिल्ह्यात, प्रामुख्याने कांद्याचं पीक आहे, भाजीपाल्यासारखी पिकं आहेत, याचं फार मोठं नुकसान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे। जिल्हाधिकारी महोदयाने ऑलरेडी महसूल प्रशासन, कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांना ह्याचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश माननीय जिल्हाधिकारी महोदयाने दिलेले आहेत। आपले पंचनामे झाल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जी काही मदत पुनर्वसन विभागाकडून मदत मिळते त्याच्यासाठी हे पंचनामे आणि ही क्षेत्र निश्चिती आणि नुकसानीची तीव्रता किती आहे याची निश्चिती झाल्यानंतर
तो अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला जातो आणि राज्य शासनाकडून आवश्यक ती मदत आपल्याला शेतकरी बांधवांना केली जाते। तालुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अंभई और दीगर देही मकामात पर गुज़िश्ता रात तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब बोझ गांव में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल की छत और दीगर 25 से 30 मकानात की छतें भी उड़ गईं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अंभई और अतराफ़ के देही मकामात पर पीर की रात 8:30 बजे के करीब अचानक तूफ़ानी हवाएं चलने लगी और फिर बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की घनगरज के साथ तकरीबन पौन घंटे तक मुसलसिल तेज़ बारिश होती रही, जिसकी वजह से बोझ गांव में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल की छत लोहे की एंगल समेत उखड़ गई और टीन उड़ गए, जिसकी वजह से बारिश का पानी स्कूली इमारत में दाखिल हो गया और यहाँ रखी स्टेशनरी, रजिस्टर्स और दीगर रिकॉर्ड व फर्नीचर पानी में भीगकर ख़राब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जड़की घाट बोझगांव ग्रुप ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक अजीनाथ पांढरे वहां पहुंचे और पंचनामा किया। इस मौके पर सरपंच रमेश बावस्कर, सोशल वर्कर कृष्णा पाटिल अमृत से, हेडमास्टर सोहेल पठार, बोझगांव के पुलिस पाटिल अमोल प्रधान, नायब सरपंच दीपक सपकाड़ वो गांव वाले भी मौजूद थे। यही नहीं, गांव में मौजूद 25 से 30 मकानात की छतें भी उड़ गई, जिसकी वजह से घरेलू सामान भीग कर ख़राब हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन मकानात की उड़ी छतों का भी पंचनामा किया गया। गांव वालों का हुकूमत से मुतालबा है कि मुतासरीन को फौरी तौर पर नुकसान भरपाई अदा की जाए। तालुका अंबड़ के पैठन शाहगढ़ रास्ते से गुजर रही चांदसूरा नदी पर पुल का तामीरी काम जारी है, लिहाजा देही आवाम की सहूलत के लिए वहां आर्जी रास्ता बनाया गया है, मगर बेमौसमी बरसात के सबब ये रास्ता ज़ेर आब आ गया और कई देही मकामात का शाहगढ़ से राब्ता टूट गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शाहगढ़ पैठन रास्ते पर चांदसूरा नदी पर पुल का तामीरी काम जारी है, लिहाजा आमद-रफ्त के लिए वहां पुल से मुत्तसिल सीमेंट पाइप और मट्टी डालकर आर्जी रास्ता बनाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुई बेमौसमी बरसात के सबब ये रास्ता ज़ेर आब आ गया, जिसकी वजह से गोरी गंधारी, डोमल गाँव, साशिश पिंपल गांव और बड़े गांव समेत कई देहातों का राब्ता शाहगढ़ से टूट गया और मकामी ताजिर व दीगर अफराद गांव ही में अटक कर रह गए। उन्हें अब इस आर्जी रास्ते पर जमा शुदा पानी के कम होने का इंतज़ार है। 10वीं बोर्ड इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर कर दिए जाने के बाद तलबा 11वीं जमात में दाखिला लेने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और ऑनलाइन दरख्वास्त दही का सिलसिला जारी है, लेकिन मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के सबब साइट बहुत ही आहिस्ता से चल रही है और तलबा को दरख्वास्त दही में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की शिकायत कई सरपरस्तों से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि 10वीं बोर्ड इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर किए जाने के बाद तलबा 11वीं जमात में दाखिला हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के तहत ऑनलाइन दरख्वास्तें मंगवाई जा रही हैं और मेरिट बेस पर तलबा को उनकी पसंद के कॉलेज में दाखिले दिए जा रहे हैं, जिसके लिए 27 में से दोबारा ऑनलाइन दरख्वास्त दही का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये इत्तला एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर ने दी है। उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो अव्वलीन फुर्सत में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें, क्योंकि इसके बग़ैर उन्हें दाखिला नहीं मिल पाएगा। मगर कई मकामात से ये शिकायतें भी मिल रही हैं कि दरख्वास्त दही के लिए जो साइट दी गई है उसमें टेक्निकल ख़राबी के सबब दरख्वास्त दही में तलबा को दुश्वारियाँ पेश आ रही है, लिहाजा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे। ये मुतालबा सरपरस्तों की जानिब से किया जाने लगा है। नांदेड़ की डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिंटेंडेंट जालना में रहते हैं। उनके रिहायशी मकान में नामालूम सारिकों ने नक़ब लगाकर तिलाई जेवरात समेत नगद रकम चुरा कर फरार हो गए। ये वारदात ज़िला जालना के वाटुर फाटे पर अंजाम दी गई। जेल सुपरिंटेंडेंट संपत आढ़े के मुताबिक नामालूम सारिकों ने दरवाजे पर लगा खुफल तोड़कर मकान में दाखिल हो गए।
उसके बाद अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे 5 तोले वजन के तिलाई जेवरात और नकद 8,000 रुपये चुरा कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत जिला जालना के परतूर पुलिस स्टेशन से की गई। नामालूम सारिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। एक जुआ अड्डे पर छापा मारते हुए सदर बाजार पुलिस जालना ने 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 8,18,050 रुपयों की मालियत जब्त कर ली। पुलिस ज़राए का कहना है कि जालना के सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन की हदूद में मौजूद दरगाह हज़रत नूर शाह वली मस्जिद के अतराफ आबाद बस्ती में खुफिया जुआ खाना चलाए जाने की इत्तला सदर बाज़ार पुलिस को मिली थी, जिस पर मुतालिका पुलिस स्टेशन के अमले ने वहां छापा मारा और 13 जुआरियों को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से 6 टू व्हीलर गाड़ियां, 1 ऑटो रिक्शा और मोबाइल फ़ोन्स के अलावा नकद रकम समेत जुमला 8,18,050 रुपयों की मालियत जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदा जुआरियों के खिलाफ सदर बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वालू सनत इलाके में हुई डाकाजनी के 6ठे मुलजिम को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर मुलजिम ने किया था जानलेवा हमला। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम की मौत। पुलिस महकमे की वजाहत, मगर महलूक के रिश्तेदारों ने बताया उसे फेक इनकाउंटर और लगाया पुलिस पर कत्ल का इल्जाम। पेठेनगर इलाके के 15 मीटर डीपी रोड में हायल रुकावटों पर आज म्युनिसिपल अमले ने की कार्रवाई। 6 पुख्ता इमारतों समेत कच्चे मकानात और चबूतरों का किया गया सफाया। मानसून की आमद से कबल काश्तकार तुखमरेजी न करें। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के अलावा एग्रीकल्चर सुपरिंटेंडेंट की अपील। उजलत करने पर फसलों को पहुंच सकता है बड़े पैमाने पर नुकसान, माहिरीन का ख्याल। और 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नतीजे जाहिर करने के बाद 11वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दही का सिलसिला जारी। कई मकामात पर वेबसाइट स्लो होने के सबब दरख्वास्त दही में तलबा को परेशानियों का सामना। दूसरे तीसरे राउंड तक की जा सकती है दरख्वास्त दही, लिहाजा तलबा और सरपरस्त परेशान न हो, इंतजामिया की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।